फ्लड की वजह से। आज हम आपको कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि एक से नहीं, कम से कम एटलीस्ट 4-5 प्रॉब्लम हो तो आप उसको थोड़ा सा और आइडिया आपको लगेगा कि कैसे ये हमको फॉर्मुलेट करना होता है। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन नहीं, केवल फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे कुछ बताया था कि जैसे अभी हम जो पढ़ेंगे ये थोड़े से सिंपल एलपीपी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ नहीं आते हैं, कोई कोई ऐसी एलपीपी होती है जिसको फॉर्मुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, चाहे वो उसका फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एनी और क्रिएशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बोथ आर वेरी टिपिकल्स। तो हम आपको पहले अभी सिंपल सी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया लगेगा। इसके आगे हम जब आपको एलपीपी और थोड़ी और बताएंगे जो थोड़ी सी टिपिकल होगी, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा और उसे फॉर्मुलेट करने में भी काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे ये बनेगी। तो चांसेस जो टफ होती हैं उन्हीं के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये जो सिंपल होती है ये कम मार्क्स के होते हैं। मे बी आपके सेक्शन ए में आ जाए, जो अभी आप पढ़ेंगे, जो अभी हम 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और आइडिया भी लग जाता है कि कैसे वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़े टिपिकल होते हैं वो आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं और वो फिर सेक्शन ए या सॉरी बी या सी में आने वाले होते हैं। ओके, हाँ ऐसा नहीं है कि पूरे 15 मार्क्स का आएगा, लेकिन हाँ नॉर्मल वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर तक का होता है जो आपके सेक्शन ए में आने के चांस है, जो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। और ये जो होते हैं ये करीबन 8 से 10 मार्क्स के होते हैं, तो इसके चांसेस हैं कि ये भी आपके इसमें आते हैं जो टफ वाले। Now see this example. A factory manufactures two products, A and B. To manufacture 1 unit of A, 1.5 machine hours and 2.5 labor hours are required. To manufacture product B, 2.5 machine hours and 1.5 labor hours are required. In a month, 300 machine hours and 240 labor hours are available. Profit per unit of for A is rupees 50 and for B is rupees 40. Formulate as LPP. देखिए, एक कंपनी है जो दो तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट ए एंड बी। मैन्युफैक्चरिंग में बता रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें 1.5 आवर्स लगते हैं मशीन को और 2.5 आवर्स लगते हैं लेबर को उस पर काम करने में। जब बी पे करते हैं तो 2.5 मशीन आवर्स, मतलब मशीन 2.5 आवर्स चलती है एंड 1.5 आवर आपका जो लेबर है वो वर्क करता है। दोनों की एक एक यूनिट है, मतलब प्रोडक्ट ए की एक यूनिट और प्रोडक्ट बी की एक यूनिट। और टोटल जो मशीन आवर्स है एक मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, वो टोटल आपके 300 और लेबर के जो टोटल आवर्स है वो 240। मतलब मशीन 300 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं करेगी विद इन ए मंथ एंड लेबर 240 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं करेगा विद इन ए मंथ। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट आपको दे रखी है दोनों की। प्रॉफिट दे रखा है, ए पर उसे 50 रुपीज का होता है और बी पर उसे 40 रुपीज का होता है। कह रहा है फॉर्मुलेट एज एलपीपी। ये इन्होंने प्रॉब्लम दे रखी थी लेकिन हमको इसे टेबल नहीं क्रिएट कराई थी, हमने ये टेबल खुद क्रिएट की। मैंने, क्योंकि टेबल काफी इजी होता है मतलब एनालिसिस करने के लिए। अगर हम डेटा की एनालिसिस करना चाहते हैं तो टेबल अगर हम क्रिएट कर लेते हैं उसे, तो फिर हमारा जो एनालिसिस होती है डेटा की वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। अदरवाइज ऐसे थ्योरी से पैराग्राफ स्टाइल में कोई चीज़ लिखी रहती है तो उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है एक टेबल में, जिसमें मैंने 2 कॉलम क्रिएट किए, एक प्रोडक्ट और दूसरा रिसोर्स पर यूनिट। हियर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी और रिसोर्सेज 2 अवेलेबल है, एक मशीन और एक लेबर। जब प्रोडक्ट ए आपका कंसीडर किया जा रहा है उस समय मशीन प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट को 1.5 आवर्स में
मतलब यूज होती है और लेबर आपका 2.5 आवर वर्क करता है उस पर। जब प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो मशीन 2.5 आवर्स तक वर्क करती है और लेबर 1.5 आवर्स तक वर्क करता है, दोनों का दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉलम देखें तो आपके जो रिसोर्सेस है वो केवल दो है, मशीन और लेबर, जिनकी टोटल अवेलेबिलिटी इन द मंथ इज 3000 आवर्स एंड 2040 आवर्स रेस्पेक्टिवली फॉर मशीन एंड लेबर। इसको पूरी थ्योरी को मैंने इस टेबल में कन्वर्ट कर लिया है इजी अपने समझने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस सर। क्या है किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो नहीं है। ओके, आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि हमको इसमें डिसीजन वेरिएबल्स क्या लेने हैं, कोई बता सकते हैं? X1 and X2 सर। किस चीज के लिए? यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। हाँ, यस सर। नो, पर यूनिट तो प्रोडक्ट ए लेंगे बट कितना? 1.5 नहीं, सर मशीन के लिए एक्स लेंगे और लेबर के लिए वाई ले लेंगे। आपको एक्चुअली थ्योरी में ये लिखना है, आप इसीलिए कह रहे हैं लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। इसने जो 1 मंथ का दे रखा है टोटल मशीन आवर और लेबर का, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पूरी 1 मंथ के हिसाब से दिखानी है ना, तो आपको वो भी कंसिडर करना है। तो थ्योरी लिखते समय आप ये लिखेंगे, लेट x1 number of units of A manufactured per month and x2 number of unit of B manufactured per month. Now objective function is very simple, max z equals to 50 x1 plus 40 x2 according to the profit on each piece, है ना। सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स आपकी मशीन आवर्स के लिए सिंपल, जैसे मशीन आवर्स देखना है आपको अपनी टेबल कंसीडर करनी है, आपको कॉलम वाइज देखना है। सिंपल कंस्ट्रेंट करने के लिए, कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने के लिए आप अपना कॉलम देख लीजिए, रिसोर्स का जो भी कॉलम हो। कभी कभी रिसोर्सेस रो में भी होती है, कभी आपकी रिसोर्सेस कॉलम में भी होती है। तो जिस साइड भी टेबल या आपने खुद टेबल क्रिएट की है अगर, तो ये देखिएगा आपने रिसोर्सेस को कहाँ रखा है, कॉलम में रखा है या फिर रो में रखा हुआ है। जिस साइड आपने रिसोर्स को रखा है उन्हीं रिसोर्सेस के करस्पॉन्डिंग आप हमेशा कैपेसिटी या अवेलेबिलिटी लिख लीजिए उसी टेबल में, तो आपको इसकी कंस्ट्रेंट बनाने में काफी आसानी रहेगी। अब जैसे हमको मशीन के लिए कंस्ट्रेंट लिखनी है तो हम सिंपली लिखेंगे 1.5 x1 मतलब ए के लिए प्लस 2.5 x2 एंड टोटल अवेलेबिलिटी 300 आवर है, तो हम लिख देंगे 1.5 x1 plus 2.5 x2 less than or equals to 300. Same for labor. तो ये हो जाएगा 1.5 x1 plus 2.5 x2 less than or equals to 300 and for labor 2.5 x1 plus 1.5 x2 less than or equals to 240 and non-negative conditions x1 comma x2. Solve. Any problem? नो सर। तो No, आप एक हाँ, तो केवल आपको क्या करना है इसको ये, लेकिन मैंने अभी आपको फिर से बोला आप इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। खासकर ये जो आपकी कंपनीज की प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं एलपीपी की, उनमें तो थोड़ा आसानी से टेबल क्रिएट हो जाती है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो टेबल क्रिएट कर लेंगे, मतलब आपके प्रोडक्ट और रिसोर्सेज कैसे यूज हो रही है आप टेबल फॉर्मेट पे एक मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं और इजी हो जाए। अगर मैट्रिक्स बन गई तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी सॉल्व करने में, लेकिन हर बार मैट्रिक्स नहीं बन सकती। जो आगे और आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जरूरी नहीं कि उसमें हर बार टेबल ही आप बनाए या टेबल से या सॉल्व होगा, कुछ और टिपिकल्स होते, कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है जो ऐसे सॉल्व नहीं होती है। तो इतना समझ में आया आपको? ये प्रॉब्लम आपको यस सर। इजी समझ में आई? सर Now next, another problem. A company produces the 3 products A, B, C. Company produces the 3 products A, B, C. For manufacturing 3 raw materials, sorry, ABC for manufacturing 3 raw materials P, Q are used.
इन एबीसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको 3 रॉ मटेरियल यूज करने पड़ते हैं जो कि पी, क्यू और आर हैं। जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो होता है ए पर 5 रुपीज, बी पर 3 रुपीज और सी पर उसे 4 रुपीज का प्रॉफिट होता है। रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट्स आपको इस तरीके से टेबल में दे रखी है, जिसमें कॉलम आपका रिसोर्सेस के लिए दे रखा है और जो रोज है वो आपके प्रोडक्ट के जनरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो देयर आर 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी। टू मैन्युफैक्चर of 1 unit of product A, the source, or we can say the raw material of P type not required, means 0. Q 20 units. जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो आप यूनिट लिखेंगे, कभी जरूरी नहीं है। वैसे ये रॉ मटेरियल ग्राम, किलोग्राम, टन कुछ में हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज ना दी हो तो आप इनको एज ए यूनिट मानिएगा कि 50 यूनिट अवेलेबल। जैसे आपने बोला मेरे पास 10 लेबर है, तो यानी कि ये यूनिट हो गई, तो आपने इसको वैसे ही मान लिया है कि ये रिसोर्सेज यूनिट में आपने कर लिए। एंड सो फिर अगेन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वी यूज्ड रॉ मटेरियल पी 0, Q 20 units and R 50 units. Same for B, use P 20 units, Q 30 units and R 0. For manufacturing C, 1 unit of product C, P 30, we mix P 30 units, Q 20 units and R 40 units. Means एक प्रोडक्ट 3 तरीके की रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जा रहा है। तो ए में केवल Q और R का इस्तेमाल हो रहा है, P का बिल्कुल नहीं, वो उसकी यूनिट 0 है, मतलब वो एक भी पीस यूज नहीं हो रहा है इसका। B में आपका P और Q यूज हो रहा है बट R यूज नहीं हो रहा है। C आपका तीनों रॉ मटेरियल्स को यूज करके तैयार हो रहा है। फिर नीचे दिया है जब मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम आपके पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी है 80 यूनिट्स P की, 100 यूनिट्स Q की और 150 यूनिट्स R की अवेलेबल है। फॉर्मुलेट द LPP। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हो जाएगा ये आपका। यस सर। है ना? यस सर। यस बहुत सर। आसानी से। यस सर। हम बिना देखे हम बोलते चले जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले लेट, आप क्या डिसीजन वेरिएबल लेंगे? X1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। कंपनी, आप ऐसे थोड़ी थ्योरी लिख सकते हैं, आप इसमें जो भी ऐड करना चाहें। लेट द X1 यूनिट ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चर X1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड X2 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड X3 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी। थोड़ा लैंग्वेज लिख करके। फिर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 5x1, मतलब मैक्सिमम करना है प्रॉफिट, तो मैक्स जेड इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। इतना तो काम हो गया, डिसीजन वेरिएबल्स हो गए और आपके वो भी हो गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपका वर्क बचा रिसोर्सेज की, मतलब कंस्ट्रेंट्स तैयार करना। और आपको इजीली दिखाई पड़ रहा है कि कंस्ट्रेंट्स कॉलम वाइज लिखे हुए हैं P, Q एंड R, और साथ ही साथ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी भी आपको P, Q, R की दे रखी है। सो फॉर P एंड Q एंड R, P के लिए आप लिखेंगे 0x1 प्लस 20x2 प्लस 30x3 लेस देन और इक्वल्स टू 80। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट P के लिए। Q के लिए 20x1 प्लस 30x2 प्लस 20x3 लेस देन और इक्वल्स टू 100, क्योंकि ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब हम इससे कम या इसके बराबर यूज कर सकते हैं। एंड R 50x1 प्लस 0x2 प्लस 40x3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 150। Am I right? Yes sir. Yes sir. बस ऐसी ही, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसी ही प्रैक्टिस रखनी है कि बस देखते ही आपको लिख देना है। ये ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नंबर के आते हैं इस टाइप के, तो ये आपके एकदम, और क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है फुल मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए, वही जो मैंने बोला है वो पूरा लिखा हुआ है।
सर इसमें x1 और x2 x3 की वैल्यू नहीं निकालनी है? बेटा हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, अभी मैं आपको इनका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। आपने अभी तक कितने वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है पुष्पेंद्र? सर लीनियर इक्वेशन तो 2 वेरिएबल की और 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के लिए क्या जरूरी होते हैं? 3 इक्वेशन, है ना? यस सर, यस सर। मतलब जितने वेरिएबल होते हैं लगभग उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तो आप सॉल्व इक्वेशन कर होनी लेते चाहिए, यस सर। हैं। लेकिन आपने वो तो किया है, लेकिन उसके कभी मैक्सिमम और मिनिमम पर वर्क नहीं किया है ना। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इक्वेशंस आपने नहीं पढ़ी है, वो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, है ना? हाँ, तो ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। तो हमें इनको सॉल्व करके हमको ये पता लगाना होता है कि इस मैक्सिमम, जैसे प्रॉफिट भी होगा ना, तो वो भी एक लिमिट होगी प्रॉफिट की कि हाँ इतना मैक्सिमम हो सकता है। और वैसी तरीके से मिनिमम कॉस्टिंग की भी बात करें तो फिर ये पता चलता है कि कितनी मिनिमम कॉस्ट जा सकती है, ये है ना। ये चीज उसके साथ ऐड नहीं होती थी जो आप सॉल्व करते थे। अब देखिए सबसे लास्ट लाइन में जो आपने लिखा है x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जो आपने डिसीजन वेरिएबल्स दिए थे, मतलब कहने का मतलब जो आपने प्रोडक्ट के लिए कंसीडर किए थे वो नॉन नेगेटिव कंडीशन में गए। लेकिन यहां मैंने एक लाइन लिखी है PQR इज नॉट रिक्वायर्ड। PQR भी तो एक रॉ मटेरियल है उसको बनाने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल 0 हो जाए? हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो मान सकते हैं कि हमारे पास P वाला जो रॉ मटेरियल है वो माइनस में मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, मतलब टोटल क्वांटिटी जो 80 100 या 150 दे रखी है उसके बारे में है कि मान लो मेरे पास Q जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? हेलो, हेलो सर रिपीट Yes, कर sir. दीजिए। Yes, sir. मैंने ये बोला कि ये जो आखिरी लाइन मैंने लिखा है PQR इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जैसे मैंने वेरिएबल लिखे x1, x2, x3 ग्रेटर देन 0, ये क्या है? नॉन नेगेटिव कंडीशन है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं ये कभी लेस देन नहीं हो सकते, मतलब 0 से कम नहीं होंगे, माइनस में काउंट नहीं होंगे। या तो एक भी पीस नहीं बनेगा किसी का, 0 रहेगा, और या तो फिर इसके ऊपर बनेंगे, है ना। तो अगर इन ABC प्रोडक्ट को बनाने में PQ और रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये रॉ मटेरियल 0 हो सकते हैं? भाई हो सकता है P ना हो हमारे पास, 0 हो सकता है R ना हो सकता है Q ना हो, इनकी 0, ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है इसकी? यस सर, 0 तो दिया Yes, sir. हो सकता है। यस है सर, हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है कोई ना हो मेरे पास अवेलेबल, है ना। लेकिन फिर भी हम इसकी नॉन नेगेटिव कंडीशंस नहीं लिखते, क्योंकि नॉन नेगेटिव कंडीशंस केवल उसकी लिखी जाती है जिस बेस पे कंपनी को प्रॉफिट लेना है। और वो किस पे लेना है? जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उस पे। उसके रॉ मटेरियल पे नॉन नेगेटिव कंडीशंस कभी अप्लाई नहीं की जाती। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, फॉर PQR इज नॉट रिक्वायर्ड। हमको इसका, क्योंकि इसके लिए कोई डिसीजन वेरिएबल तो हमने बनाया नहीं है, तो हम इसकी नॉन नेगेटिव कंडीशन शो नहीं करते हैं। हालांकि मतलब अगर ऐसे सोचे, लॉजिक लगाएं तो ये भी 0 हो सकता है, ना हो, बट LBP के लॉजिक से हम इसको कंसिडर नहीं करते नॉन नेगेटिव। क्लियर? हेलो, ओके सर। यस सर। एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम। आपको इतनी बताएंगे कि आप ये इसको हम डाइट प्रॉब्लम बोलते हैं, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इनको करने की। अब ये देखिए, यहां दिया है विटामिन B1 एंड B2 आर फाउंड इन 2 फूड्स F1 एंड F2। 2 तरीके के विटामिन है हमारे पास, B1 एंड B2, और ये दोनों F1 और F2 में। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? हेलो, हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग अब म्यूट कर लीजिए, और जब मैं पूछूं तो आप अनम्यूट हो जाइए और पूछ लीजिए, ठीक है? देखिए, 2 विटामिन हैं B1 एंड B2,
इन दोनों विटामिन को यूज करके हम दो फूड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, F1 और F2. 1 unit of F1 contains 3 unit of B1 and 4 unit of B2. अगर हम फूड 1 की 1 यूनिट को तैयार करते हैं तो उसमें 3 यूनिट विटामिन B1 लगता है और 4 यूनिट विटामिन B2 का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने में, 1 यूनिट उस फूड की. एंड सेम एज फॉर F2 फूड कि अगर हमें 1 यूनिट क्रिएट मतलब मैन्युफैक्चर करनी है तो हम उसमें 5 यूनिट विटामिन B1 डालेंगे, 3 यूनिट विटामिन B2 डालेंगे. ठीक. एंड मिनिमम डेली प्रिस्क्राइब्ड consumptions of B1 and B2 is 50 and 60 units respectively. डेली उनका मिनिमम कंजम्पशन कितना है इन विटामिन का? 50 and 60 यूनिट्स पर डे. फुल स्टॉप. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ F1 एंड F2 रुपीज 6 and 3. जो वो प्रॉफिट बोले या जो भी बोले, वो जो बेचता है F1 पे उसको 6 रुपीज प्रॉफिट और F2 पे उसको 3 रुपीज. फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर्मुलेट द LPP. हमें उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अब मुझे LP इसको फॉर्मुलेट करना है. अब जैसे कभी तुम्हें किसी क्वेश्चन में टेबल दी होगी, कभी किसी में नहीं दी होगी. जैसे पिछली वाले में टेबल थी, यहाँ उसके पहले वाले में नहीं थी तो बनाई, अब इस वाले में नहीं है तो मैं फिर बनाऊंगा. मैंने क्या बनाया? टेबल क्रिएट की, विटामिन, फूड एंड मिनिमम कंजम्पशन. यहां पर मेरे पास रिसोर्सेज क्या है? मेरे पास रिसोर्सेज है B1 B2. अब की बार देखिए हमने क्या किया, रिसोर्सेज को रो में रखा. तो वही मैंने कहा आपको रिसोर्सेज जहां भी रखनी है हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग उसकी मैक्सिमम या उसकी मिनिमम अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी उसके करस्पॉन्डिंग ही रखेंगे. अगर आप रिसोर्सेज को कॉलम में लिखते हैं तो आप उसके कॉलम में नीचे की तरफ अवेलेबिलिटी लिखेंगे. अगर आप रिसोर्सेज को रो वाइज लिखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जाकर के उसको फिल करेंगे उसकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी. फिलहाल हमने यहाँ रिसोर्सेज को रो वाइज लिया है B1 एंड B2. फूड मैंने कॉलम वाइज लिया है F1 F2 और मिनिमम कंजम्पशन आपका ले रखा है B1 के लिए और B2 के लिए. मींस B1 की 1 यूनिट को क्रिएट करने, ऐसे पढ़ेंगे, F1 की 1 यूनिट को क्रिएट करने के लिए B1 हमें 3 यूनिट चाहिए और B2 4 यूनिट. F2 की 1 यूनिट को तैयार करने में B1 की 5 यूनिट्स चाहिए और B2 की 3 यूनिट्स. अब एज ए कंस्टेंट B1 हमारे पास जो मिनिमम कंजम्पशन B1 का है वो 50 है और B2 का जो कंजम्पशन है वो 60 है. नाउ वी स्टार्ट. लेट X1 यूनिट्स ऑफ manufacture X1 unit of F1 and X2 unit of F2. So the profit सबसे पहले मैक्सिमम Z हो जाएगा 6X1 plus 3X2. इतना क्लियर हो गया सबको? क्योंकि हमें फूड पे ही प्रॉफिट कमाना है तो हम दोनों की यूनिट मान लेते हैं X1 X2 है. तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 और 3 का. तो हमने लिखा 6 मैक्सिमम Z इक्वल्स टू 6X1 and 3X2. ठीक है, ये आपका मैक्सिमम Z हो गया. अब आपका डिसीजन वेरिएबल हो गया, मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. नाउ कंस्ट्रेंट आपको अपने रिसोर्सेज से बनानी है. वेरी सिंपल, हमको रो वाइज बनानी है कंस्ट्रेंट. कैसे लिखेंगे? B1 के हिसाब से, फिर B2. तो B1 के लिए 3X1, X1 किसके लिए हो जाएगा? F1 के लिए. तो 3X1, फिर F2 में चले जाओ 5X2, मतलब 3X1 प्लस 5X2. कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी सर? लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगी सर. गुड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि उसने बोला है मिनिमम डेली प्रिस्क्राइब्ड कंजम्पशन है B1 B2 का 50-60. इसका मतलब इससे ज्यादा भी यूज हो सकता है. इन्होंने मिनिमम लिखा है कि कंजम्पशन है, इट मींस हमको इससे ज्यादा भी कंसीडर करना है. तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? ग्रेटर और इक्वल्स टू कंडीशन. जब मैक्सिमम लिखा हो तो आपका हमेशा याद रखिए, जब भी मैक्सिमम लिखा हो रिसोर्सेज के लिए, इट मींस हमें लेस देन
यूज करना है, और अगर मिनिमम लिखा हो इसका मतलब मुझे ग्रेटर देन इक्वलिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू इनइक्वलिटी का यूज करना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट फॉर B2 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now see this. अब जैसे उसमें मंथ दिया था तो हमने x1 और x2 को मंथ में लिख दिया था, पर मंथ। अब यहाँ पे वो कंजम्पशन आपको कैसे बता रहा है, ध्यान से देखिए, उसने आपको कंजम्पशन बता रखा है वनडे का, ये देखिए मिनिमम डेली का है ना। तो आप जब वनडे का बता रखा है तो आप इसको वनडे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से लिखेंगे, ये आपको बस ध्यान रखना है। और अगर इनकेस भूल भी जाते हैं, नहीं लिख पाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीनों प्रॉब्लम समझ आए? ये आपका एक तरीके से आपको मैंने इस प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की लगभग 4 एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझा दिए, एक जो लास्ट टाइम पे पढ़ाया था और 3 आपके ये 4 एग्जांपल्स आप समझ गए, क्योंकि ये बहुत सिंपल से, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस देखना है और आपको इसको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर आप इतने सब चीजें समझ गए हैं तो इसको मुझे फटाफट लगा के दिखाइए सब लोग, और अभी वीडियो कॉल करके आप मुझे अपनी कॉपी शो करेंगे सब लोग। कोई असाइनमेंट नहीं है जो आप सबमिट करें, सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे दिखाइए। वीडियो कॉल या वीडियो ऑन, मोबाइल का वीडियो ऑन करके जो आपकी कॉपी हो उस पर फोकस करना, तो मुझे दिखने लगेगी।
Hello, sir. एक मिनट। हेलो। Yes, sir. हाँ, हो गया सृष्टि? Yes, sir. एक मिनट। हाँ, शो करो। So visible है? विजिबल है लेकिन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा वो रखो तो एकदम एक क्लियर सेकेंड आएगा। सर। हाँ हाँ, एक मिनट। अभी सही आया था। हाँ, बस 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 रोक के रखो एक मिनट। गुड, एकदम राइट, सही है। Thank you, sir. तो हेलो। किसी ने Yes, sir. हाँ जो Sir, visual? शुरू। हाँ, वीडियो ऑन कर कॉपी नहीं। हेलो। Yes, sir. क्या हुआ, दिखाया नहीं तुमने? अपनी कॉपी की तरफ अपने मोबाइल का कैमरा करो, दिखने लगेगा। Sir, may I show? किसका? अश्विनी। Yes, sir. बहुत धुंधला आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा एक मिनट रोको तब आएगा। नहीं, उसको पास मत करो, दूर करो। जैसे कैमरा पास लगे और धुंधला हो जा रहा है। हम्म। अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए। बस 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
सेकंड वाला सही करो बेटा, क्या सर? एटलीस्ट कंस्ट्रेंट चेक करो, कंस्ट्रेंट थोड़ी गड़बड़, कंस्ट्रेंट गड़बड़ है, कंस्ट्रेंट सही करिए, कंस्ट्रेंट्स आपकी रॉन्ग है, उसको सही करिए। ओके सर, और कौन? 2 होगा सर। ओके सर, 2x2। हाँ 2x हाँ 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 2x1 प्लस 1x2 ऐसे होगा यस सर। सेकंड में। थैंक यू।